नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रायगढ़ हत्याकांड का हुआ खुलासा, पड़ोसी ने ही दिया था वारदात को अंजाम। लोक अदालत का हुआ आयोजन, निपटाए गए सैकड़ों मामले। प्राचार्य की हुई नियुक्ति, शिक्षा में मिलेगा लाभ। और आदिवासी समाज ने सौंपा ज्ञापन, रखी गई अधिकारों की मांग। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। रायगढ़ पुलिस ने एक बार फिर अपनी तत्परता और दक्षता का परिचय दिया है। खरसिया के ठुसेकेला हत्याकांड का पुलिस ने महज 48 घंटों में खुलासा कर दिया। 4 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले पड़ोसी और एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 सितंबर की रात खरसिया के ठुसेकेला गांव में राज्य मिस्त्री बुधराम उरांव, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। शव उनके घर की बाड़ी के खाद गड्ढे से बरामद हुए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला और रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने खुद मोर्चा संभाला। अलग अलग थानों की संयुक्त टीमें बनाई गई। एफएसएल, डॉग स्क्वाड और बीडीएस की मदद से घटनास्थल की बारीकी से जांच हुई। जांच में सामने आया कि पड़ोसी लकेश्वर पटेल ने चरित्र शंका और पुरानी रंजिश की वजह से अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने नशे में धुत बुधराम और उसके परिवार की हत्या कर शवों को खाद गड्ढे में छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपियों से रिक्रिएशन कराया, जिसमें पूरी साजिश का खुलासा हुआ। मेमोरेंडम पर हथियार, गैती, फावड़ा और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। एसपी दिव्यांग पटेल व टीम ने हत्या के मामले पर तेज कार्रवाई कर साफ संदेश दिया कि रायगढ़ पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। एसपी पटेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, टीम ने लगातार मेहनत की। अलग अलग थानों से पुलिसकर्मी जुटाए गए। वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। रायगढ़ पुलिस हर अपराधी को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मामले में तेज एक्शन और बेहतरीन टीम वर्क ने इस बड़ी वारदात का राज खोल दिया। थाना खरसिया में एक बहुत गंभीर घटना 11 तारीख को हमारे सामने आई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 व्यक्ति, माता, पिता, उनका एक बेटा और बेटी, चारों की जघन्य हत्या किया गया था। और हत्या करने के बाद शव को पीछे बाड़ी में मिट्टी और खाद से छुपा दिया गया। जैसे ही ये मामला हमारे सामने आया, तत्काल इसके लिए विशेष टीम बनाई गई। मौके पे एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पे पहुंचे और पूरे मामले को पतासाजी करना शुरू किए। शुरू में कोई इसमें क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति थे, उससे हमारे द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज रायगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा चुनाव आयोग पर गठजोड़ का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान अब छत्तीसगढ़ में भी जोर पकड़ेगा। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत 14 अगस्त को बिलासपुर में मशाल रैली से की थी और बिलासपुर में जिसमें ऐतिहासिक जनसभा देखने को मिली। अब इसका तीसरा कार्यक्रम रायगढ़ से शुरू किया जा रहा है। 16 से 18 सितंबर तक रायगढ़ में हस्ताक्षर अभियान और पद यात्रा का आयोजन होगा। इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, तीनों सचिव और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैज ने बताया कि रायगढ़ में करीब 1 किलोमीटर लंबी पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद सभा होगी। इस सभा को सचिन पायलट संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए कांग्रेस वोट चोरी रोकने का संदेश घर घर तक पहुंचाना चाहती है। रायगढ़ दौरे के दौरान बैज ने स्थानीय नेताओं, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। आज मैं रायगढ़ दौरे पे हूँ और आप लोग को सबको पता है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की गठबंधन उजागर हो चुका है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान चल रहा है।
उसका शुरुआत हम लोगों ने मशाल रैली 14 अगस्त की शाम को शुरुआत कर दी है। साथ ही बिलासपुर में ऐतिहासिक जनसभा रहा। अब तीसरा प्रोग्राम हम हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत रायगढ़ से शुरुआत करने जा रहे हैं। 16 तारीख को 16, 17, 18 3 दिन हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे। तीनों सेक्रेटरीज और हमारे तमाम छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता साथ में रहेंगे। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बिलासपुर पेंड्रा रोड सेक्शन के 5 स्टेशनों का उन्होंने करगी रोड, सलका रोड, बेलगहना, कोडरी और पेंड्रा रोड स्टेशन का दौरा किया। महाप्रबंधक ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच की। करगी रोड स्टेशन में उन्होंने स्टेशन परिसर, पैनल रूम और स्लीपर प्लांट का निरीक्षण किया। सलका रोड और बेलगहना स्टेशन में यार्ड क्रॉसिंग और सिग्नल इंटरलॉकिंग पॉइंट्स की जांच की। पेंड्रा रोड स्टेशन में यात्री सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों का जायजा लिया। स्टेशन परिसर, सर्कुलेटिंग एरिया और क्रू लॉबी का निरीक्षण किया। कोडरी स्टेशन में सर्कुलेटिंग एरिया और पैनल रूम की सुरक्षा व्यवस्था देखी। कोडरी खोंगसरा घाट सेक्शन में रेलवे सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। डाउन लाइन में स्थित टनल और रेलवे ब्रिज का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। रायगढ़ न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में क्लेम केस, प्री लिटिगेशन और बिजली विभाग से जुड़े मामलों पर सुनवाई की गई। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। रायगढ़ न्यायालय परिसर में सुबह से ही बड़ी संख्या में पक्षकार पहुंचे। नेशनल लोक अदालत में खासकर बिजली विभाग से जुड़े मामलों पर तेजी से निराकरण किया जा रहा है। बिल और शासन द्वारा तय राशि अदा करने के आधार पर पक्षकार राजीनामा कर राहत पा रहे हैं। लोक अदालत में क्लेम केस और प्री लिटिगेशन मामलों के अलावा लंबित प्रकरणों का भी निराकरण किया जा रहा है। न्यायालय और विभागीय प्रयासों से करीब 6 लाख मामलों के निपटारे की संभावना जताई जा रही है। इससे न केवल आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिलेगा, बल्कि न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा। नेशनल लोक अदालत के जरिए लोगों को तेजी से न्याय और राहत मिल रही है। आज क्लेम केस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस तथा प्रीलिटिगेशन के भी बहुत सारे मामले का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हो रहा है। बिजली वाले केसेस में हाँ, बिजली वाले मामलों में पक्षकार राजीनामा कर रहे हैं। बिजली वाले मामलों में बिजली का बिल और शासन द्वारा नियत राशि अदा करना पड़ता है। उस आधार पे प्रकरणों में राजीनामा होता है, तो पक्षकार उसमें भी उत्साह लेके अपने प्रकरणों का निराकरण हेतु कार्रवाई कर रहे हैं और उनके प्रकरणों का निराकरण भी हो रहा है। लगभग कितने केसेस आगे हुए? लिटिगेशन और प्रीलिटिगेशन मतलब वे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं और वे मामले जो न्यायालय में लंबित नहीं हैं और अदर विभाग से संबंधित हैं, वे कुल मिला के लगभग 6 लाख मामले आज की लोक अदालत में निपटने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में अब सीधी भर्ती नहीं हो सकेगी। हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2021 को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसमें प्रोफेसर के खाली पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए एक बार की छूट दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि 2013 के नियमों के अनुसार प्रोफेसर के पद केवल पदोन्नति से ही भरे जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर्स की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। दरअसल राज्य सरकार ने 10 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी कर एक मुश्त वन टाइम छूट देते हुए प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता खोला था। इसका विरोध करते हुए राज्य भर के दर्जनों एसोसिएट प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगाई। उनका तर्क था कि 2013 की भर्ती नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रोफेसर पद पर भर्ती केवल प्रमोशन से ही होगी। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल अब कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट के दायरे में आएंगे, यानी अब शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य फायदा मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा समाज सेवा अवश्य है, लेकिन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य के निजी और सहायता प्राप्त स्कूल अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के दायरे से बाहर नहीं रहेंगे। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने करीब 1 दर्जन से अधिक याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि स्कूल भी स्थापना की श्रेणी में आते हैं, इसलिए यहां कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा मिलना ही चाहिए। दरअसल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित प्रदेश भर के कई नामी प्राइवेट स्कूलों ने राज्य सरकार की 27 अक्टूबर 2005 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। इस अधिसूचना के जरिए स्कूलों को ESI एक्ट के तहत लाते हुए उनके कर्मचारियों के लिए बीमा अंशदान अनिवार्य किया गया था। स्कूल प्रबंधन का तर्क था कि शिक्षा सेवा है, व्यवसाय नहीं, इसलिए उन पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उनका गतिविधियों ने तो औद्योगिक है और न ही वाणिज्यिक, इसलिए ESI की परिभाषा में नहीं आती है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कार्यरत शिक्षकों और प्राचार्यों का 3 साल का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस पर अब शिक्षा विभाग की ओर से सेंक्शन प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला स्तर पर मिले दिशा निर्देश सभी संबंधितों को अवगत करा दिए गए हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल रायगढ़ में जितने भी शिक्षक और प्राचार्य प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। शिक्षा विभाग से मिले दिशा निर्देश के अनुसार अब इन पदों पर सेंक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई है। आने वाले दिनों में इस संबंध में नए आदेश जारी होंगे। एक्चुअली स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो जितने शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, उनका 3 साल का प्रतिनियुक्ति का समय खत्म हो गया है। उसका एक्सटेंशन करवाना है, उसके लिए दिशा निर्देश जो मिले हैं वो उनको अवगत किया जा रहा है। रायगढ़ के PM श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हुए विवाद का असर अब सामने आ गया है। गरबा महोत्सव के बैनर विवाद और ABVP के उग्र प्रदर्शन के बीच प्राचार्य रूबी वर्गीस का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह दिनेश अग्रवाल को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है। कुछ दिन पहले स्कूल परिसर में गरबा महोत्सव का बैनर लगाया गया था। आरोप है कि बैनर में भारत माता की तस्वीर के साथ लगी बूढ़ी माई की तस्वीर को फाड़ा गया। इस घटना के बाद ABVP कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जोरदार प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की और प्राचार्य को हटाने की मांग की। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने ABVP के छात्रों और पदाधिकारियों पर FIR दर्ज की थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्राचार्य रूबी वर्गीस का तबादला कर दिया है। उनकी जगह दिनेश अग्रवाल को PM श्री स्वामी आत्मानंद नटवर स्कूल रायगढ़ का प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक देर रात तक आदेश में संशोधन की भी चर्चा रही, जिससे कयासों का दौर गर्म रहा। माना जा रहा है कि प्रदर्शन और बढ़ते विवाद के दबाव में तबादले की प्रक्रिया को तेज किया गया। अब इस तबादले को लेकर रायगढ़ में चर्चा तेज हो गई है। लोगों में चर्चा हो रही है कि यह कदम प्रशासनिक है या फिर ABVP के दबाव का नतीजा। मैं बताना चाहूंगा, आखिरकार जिला प्रशासन ने, सरकार ने जो नटवर स्कूल के PM श्री की प्रिंसिपल थी, उनको तबादला कर दिया गया है। उनके जगह दिनेश अग्रवाल, जो वर्तमान में यहाँ जो शिक्षा विभाग से जो आदेश जारी हुआ है, उस पर दिनेश अग्रवाल जी यहाँ रायगढ़ के जो नए प्राचार्य होंगे। मैं बताना चाहूंगा, 2 दिन पूर्व यहाँ ABVP के जो कार्यकर्ता थे, प्रदर्शन किए थे और बैनर में भारत माता की तस्वीर और बूढ़ी माई की तस्वीर लगी थी, उसी को लेकर फाड़ा गया था। उसी को लेकर जो ABVP के जो कार्यकर्ता थे, लगातार घंटों से यहाँ गेट पर, बताना चाहूंगा, घंटों से प्रदर्शन कर रहे थे। जब प्रदर्शन करते हुए लगातार घंटों प्रदर्शन करने के बावजूद जब सूद लेने के लिए स्कूल की तरफ से कोई नहीं आया, तो तोड़फोड़ की स्थिति बनी और आक्रोशित होते हुए जो ABVP के कार्यकर्ता है, स्कूल के अंदर घुसकर कुछ गमलों को तोड़-फोड़ करके यहाँ फेंका गया था। और उसके ठीक बाद मौके पर स्थिति को संभालने के लिए कोतवाली के TI सुखनंदन पटेल और नायब तहसीलदार पहुंचे थे।
मैं बताना चाहूंगा यही जो प्रांगण स्कूल प्रांगण है, यही बस जो घटना हुआ था, यही बस एबीपी के कार्यकर्ताओं और द्वारा बैनर को लेकर भारी प्रदर्शन किया गया था। रात को लगभग देर रात को एबीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज भी की गई थी, जिसको लेकर लगातार कयास लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं अब जो गाज है स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर भी गिर सकती थी। और आखिरकार आज स्कूल की प्रिंसिपल का तबादला हो चुका है और देखना लाजमी होगा कि इसके बाद जो शासन प्रशासन की प्रतिक्रियाएं क्या आती है। खबरें पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए खबर से, तब तक के लिए नमस्कार। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन आगामी 13 सितंबर को होने वाले विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में दिया गया, जिसमें समाज ने संवैधानिक और मूलभूत अधिकारों की मांग दोहराई। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स पारित किया था। इसमें 46 अनुच्छेदों के तहत आदिवासी समुदाय को आत्मनिर्णय, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण सहित सम्मान की गारंटी दी गई है। आदिवासी समाज ने मांग की है कि भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन संवैधानिक एवं नैतिक अधिकारों को तत्काल लागू करे, ताकि आदिवासी समाज को उनका हक मिल सके। आज हम सर्व आदिवासी जिला रायगढ़ की ओर से 13 सितंबर 2025 संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जिनेवा के द्वारा विश्व के आदिवासियों के अधिकार दिवस का घोषणा किया गया है और पूरे विश्व में आदिवासियों के अधिकार 46 अनुच्छेद में हैं और इन अधिकारों में से प्रमुख रूप से हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, सांस्कृतिक एवं अपनी स्वदेशी उन्नयन के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अधिकार दिए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज रायगढ़ जिला कलेक्टर के मार्फत भारत के राष्ट्रपति टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड टू द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ को आदिवासियों के विभिन्न मांगों के बारे में हमने अपनी मांग ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। रायगढ़ की सुंदरता और खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए जिंदल फाउंडेशन लगातार काम कर रहा है। जिंदल स्टील रायगढ़ के कार्यपालन निदेशक सव्यसाची बंदोपाध्याय ने स्टेडियम का निरीक्षण किया और चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। रायगढ़ स्टेडियम में खेल और मनोरंजन सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए जिंदल फाउंडेशन लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में जिंदल स्टील रायगढ़ के कार्यपालन निदेशक सव्यसाची बंदोपाध्याय आज स्टेडियम पहुंचे और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्विमिंग पूल, रनिंग ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक पर चल रहे काम का जायजा लिया। उन्होंने स्टेडियम बिल्डिंग में पेंटिंग और अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों की जरूरत को भी देखा, लेकिन इसके लिए उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार करने की बात कही। जिंदल फाउंडेशन का कहना है कि रायगढ़ की सुंदरता और खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पहले भी कई कार्य किए गए हैं और आगे भी जिला प्रशासन व नगर निगम के सहयोग से जितनी मदद संभव होगी उतनी दी जाएगी। सब्यसाची बंदोपाध्याय ने कहा कि रायगढ़ शहर को बेहतर बनाने की दिशा में जिंदल फाउंडेशन की प्रतिबद्धता हमेशा रही है और आने वाले दिनों में भी इस दिशा में प्रयास और तेज किए जाएंगे। देखिए, जिंदल फाउंडेशन की ओर से बहुत सारा काम तो पहले भी किया गया था। रायगढ़ का ब्यूटिफिकेशन और फैसिलिटीज़ का अपग्रेडेशन के लिए अभी भी हम कर रहे हैं। ये स्टेडियम के अंदर हमने पूरा स्टेडियम को रेनोवेट किया था और 29 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था तब। बट अभी जो आए हैं, क्योंकि देखने के लिए एक तो टेंसाइल शीटिंग का काम था जो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था। अच्छा है कि हमारी टीम ने अभी कंप्लीट कर दिया है। और अभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर साहब हैं वो तो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत दिलचस्पी लेते हैं। हमारे साथ काफ़ी 2-3 बार इंटरेक्शन भी हुआ है। स्पोर्ट्स को लेकर के चर्चा भी अच्छा है उनका, विचार भी बहुत अच्छा है। कमिश्नर साहब भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो हमको जितना
हम सहायता कर सकते हैं हमारे तरफ से। हम एक्सटेंशन ऑफ हैंड, हम तो हेल्प नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे पार्टिसिपेशन, उसके ऊपर हमारा विचार है। बिलासपुर जोन से चलने वाली 2 पूजा स्पेशल ट्रेन इस महीने के अंत और अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते से शुरू होगी। दोनों ही ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन शुरू हो चुके हैं। जोन प्रबंधन ने इस साल इतवारी से शालीमार और दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इससे पहले इतवारी शालीमार एक्सप्रेस के लिए जो टाइम टेबल तय किया गया था उसमें आंशिक परिवर्तन किया गया है। ये परिवर्तन दुर्ग, रायपुर, भाटापारा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के टाइम पर है। दरअसल नवरात्र पर्व पर दुर्गा पूजा से लेकर दशहरा और दीपावली के बाद छठ के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की डिमांड बढ़ जाती है। हर साल की तरह इस बार भी अभी से ज्यादातर ट्रेनें फुल है। यात्रियों को कंफर्म बर्थ के लिए मारामारी हो रही है। वहीं कई ट्रेनों में नो रूम जैसी स्थिति है। वेटिंग लिस्ट 250 से 300 तक पहुंच गई है, जिसके चलते यात्रियों को रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।